हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कोच में। लॉ ऑफ मोशन का ये चैप्टर चल रहा था। जो पिछला वीडियो होगा हमारे चैनल पर, उसमें हम लोग 6 क्वेश्चन पर पहुँचे थे, जिसका कि सोल्यूशन हमने बताया था 200 न्यूटन। ठीक है, ये ऑप्शन बी हमने सही किया था। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन के लिए आप दूसरा वीडियो देख लीजिए। इस वाली वीडियो में 7वां क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। किन्हीं कारण से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन चूंकि बहुत ही अच्छा वीडियो बना था तो उसको हम अपलोड कर दे रहे हैं। 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसको हम पढ़ देते हैं। ग्रेविटेशनल मास इज, जो गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। जो गुरुत्वीय मास होता है, चूँकि यूनिडायरेक्शनल होता है, उसमें डायरेक्शन इनबिल्ट होता है या डायरेक्शन लगता है, तो वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें। ये 3 क्वांटिटी के कारण कोई चीज़ वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो जो ग्रेविटेशनल मास होता है, चूँकि वो एक डायरेक्शन में लगता है, इस कारण से ग्रेविटेशनल मास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा ऑप्शन ए के साथ जाइए। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनर्शियल मास इज, इनर्शियल मास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर। तो इनर्शियल मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मास हमेशा स्केलर ही होता है। इनर्शियल बोल लीजिए या कुछ भी बोलिए, मास हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होती है। ठीक, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मास हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ए मैन इन ए लिफ्ट वेट मोर when the lift begin to go up, is going up, it's slowing down, it descending freely। कोई आदमी है जो लिफ्ट के अंदर है, वो अपने भार को बढ़ा हुआ महसूस कब करता है? ये इस क्वेश्चन का जिस्ट है, सार है, जो कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोई आदमी है, वो लिफ्ट में है और उसको अपना भार बढ़ा हुआ लग रहा है। तो कब लगता है ऐसा? जब वो ऊपर की ओर जाने लगता है। ऊपर की ओर जाता है तो होता क्या है कि लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होता है और जी आपका नीचे की ओर होता है। ये एडिंग हो जाता है। ठीक है, एक्सीलरेशन और जी की वैल्यू एडिंग हो जाती है। इस कारण से हमको जो वेट है वो बढ़ा हुआ लगता है, क्योंकि डब्ल्यू स्क्वायर टू क्या होता है? एम जी। तब जी की वैल्यू जी ना रख करके यहाँ जी डैश हो जाता है और जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाए? जी प्लस ए। ठीक है, यानी डब्ल्यू स्क्वायर टू वेट कितना हो जाएगा अब? एम जी प्लस ए। ठीक है, इस कारण से वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द इनर्शियल मास, इनर्शियल का हिंदी हम भूल जा रहे हैं, जड़त्व इसको हिंदी में बोला जाता है। एन इनर्शियल मास इज वन विच। ठीक है, क्या इनर्शियल मास क्या होता है? पहला है रिमेन कंजर्व इन केमिकल रिएक्शन, चेंज विथ चेंज इन पोजीशन एंड टेम्परेचर, चेंज विथ हाइट एंड डेप्थ। तो देखिए, इनर्शियल जो मास होता है ना, मास वो किसी चीज़ की फिक्स होती है। मास इज ऑलवेज फिक्स, जो फिक्स होती है। ठीक है, मास किसी चीज़ की फिक्स होती है तो चेंज तो करता नहीं है। और यहाँ पर आप ऑप्शन बी सी में देख रहे हैं कि ये चेंज लिख दिया है, चेंज लिख दिया। तो इससे आपको समझ में आ जाने कि ये दोनों ऑप्शन हमेशा गलत होंगे। अब रिमेन कंजर्व, यानी कि जो रिमेन कंजर्व का मतलब कि चेंज नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन ए ही इसमें सही है। ठीक है, तो रिमेन कंजर्व इन केमिकल रिएक्शन, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मास चेंज नहीं होता है, इसलिए जो यहाँ जहाँ चेंज लिखा है उसको तो आप पहले ही से काट दीजिए, प्रोसेस ऑफ कैंसलेशन यहाँ पर लगाइए। ठीक है, और चेंज नहीं होता है यानी कंजर्व होता है। जो चीज़ समय के साथ बदल नहीं रही है वो कंजर्व है। ठीक है, तो उसको यानी संरक्षित है, उसको क्या बोलेंगे? रिमेन कंजर्व। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड
यानी कि संवेग किसी बॉडी का किस पर डिपेंड करता है, ओनली ऑन इट्स वेलोसिटी, केवल उसके वेग पर, ओनली ऑन इट्स मास, उसके मास पर, बोथ मास एंड वेलोसिटी। तो देखिए मोमेंटम यानी कि संवेग का जो फार्मूला होता है क्या होता है, P = m क्रॉस v। m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी है। तो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, फार्मूला से ही आपको पता चल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा होगा, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 1 kg ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड 1 kg वेट विच इज इक्वल टू। तो अब इसका हिंदी समझ लीजिए, इसका मतलब पहले समझिए। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 1 kg, ये कोई फोर्स है जो 1 kg मास के वस्तु पर, द्रव्यमान पर ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जिस 1 kg के मास पर लग रहा है, तो उसका वेट 1 kg बोला जा रहा है। इसका मतलब उस पर कितना एसिलेशन लग रहा होगा, या उस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। F इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, F इज़ प्रोपोर्शनल टू A होता है, ठीक है, या F इज़ प्रोपोर्शनल टू G होता है, ठीक है, ठीक है, जी है। अब प्रोपोर्शनलिटी होती है तो F इज़ टू क्या होता है, mg आ जाता है, ठीक है। अब चूँकि मास आपका 1 kg है और उस पर 1 kg वेट लग रहा है, तो अब g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होता है, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना न्यूटन आएगा, 9.8 न्यूटन, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज मोमेंट, किसी समय किसी बॉडी का क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, P = m क्रॉस v, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक। मास पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी। तो मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है वेलोसिटी, और ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्केलर और वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक वेक्टर ही देगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट ऑफ SI कैन बी एक्सप्रेस एज, बेस यूनिट एक्सप्रेस करने का मतलब है कि आप देखिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = ma। तो मास का क्या हो जाता है यूनिट, SI में kg। एक्सीलरेशन को क्या हम लोग लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन देखिए बी, ऑप्शन बी से मैच कर रहा था ना, जो हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक। तो ऑप्शन बी पर आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, इफ़ ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन वी डू नॉट रिक्वायर्ड ए फोर्स टू। कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वी डू नॉट रिक्वायर्ड ए फोर्स, हमको कब फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब डिक्रीज इस मोमेंटम, चेंज इन डायरेक्शन, इंक्रीज इन स्पीड, कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमको कब फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोमेंटम कम करने के लिए ना, मोमेंटम कम करेंगे तो फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा तभी होगा, क्योंकि F = क्या होता है, dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक। चेंज इन डायरेक्शन, जब डायरेक्शन किसी चीज़ का चेंज करते हैं तो उसका एक्सीलरेशन चेंज होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन जब चेंज होगा तो इसका मतलब कि फोर्स चेंज होगा, तब ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। इंक्रीज ऑफ इट्स स्पीड, वेग को बढ़ाने के लिए, वेग हम तभी बढ़ा सकते हैं जब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ये तीनों आपके क्रॉस हो गए, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। उस पर जब फोर्स नहीं लगेगा तो वो क्या होगा, कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस पर जब फोर्स नहीं लगेगा तो जितना वेलोसिटी उसका पहले था वही बाद में रह जाएगा, यानी कि अपने एक समान गति से वो आगे बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोग काफ़ी समझदार लोग हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत समझ जा रहे होंगे।
और ये हमने सभी तरह के लड़कों को, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे केरला बोर्ड का हो, कर्नाटका बोर्ड का हो, मध्य प्रदेश बोर्ड का हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का लड़का हो तो वो उसको आराम से बहुत पढ़ सकता है, क्योंकि हम इसको डिक्टेट हिंदी में कर रहे हैं और उसको समझा भी दे रहे हैं, और इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। तो जो इंग्लिश मीडियम का लड़का है वो उसको पढ़ के इसको सॉल्व कर सकता है, और जो हिंदी मीडियम का लड़का है उसको अगर इंग्लिश में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे बोलने पर ध्यान दे करके अपनी कमियों को, शॉर्ट कमिंग को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। 16 क्वेश्चन, एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू द, आप लोग देखे होंगे जो एथलीट होता है दौड़ता हुआ स्पीड से जाता है और विनिंग लाइन के पास, क्रॉसिंग लाइन के पास जब जाता है तो तुरंत उसका स्पीड कम नहीं हो जाता है, स्टॉप नहीं हो जाता है, बल्कि वो कुछ दूरी तक आगे भी बढ़ता जाता है। तो ये क्यों होता है? इनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण होता है, इनर्शिया के कारण। इनर्शिया क्या करता है, जब कोई वस्तु वेलोसिटी में है तो वेलोसिटी में ही रहता है, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, वेलोसिटी में तो वेलोसिटी में रहेगा। चूँकि वो वेलोसिटी में है तो वेलोसिटी में रहने का कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। स्विमिंग इज पॉसिबल बाई, स्विमिंग कैसे पॉसिबल होता है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो स्विमर कैसे स्विम करता है? जब हम लोग स्विमिंग करते हैं तो होता क्या है कि पानी को हम धक्का देते हैं, हम अपना हाथ पैर जब चलाते हैं तो पानी को हम पीछे की तरफ पुल करते हैं, धक्का देते हैं। ठीक है, तो धक्का दे रहे हैं यानी कि एक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो एक्शन रिएक्शन वाला कौन सा लॉ होता है? न्यूटन थर्ड लॉ, जो एक्शन रिएक्शन को कहता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के कारण हम लोग का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज पैरेलल टू, जो फोर्स है, जो फोर्स है एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज पैरेलल टू, पैरेलल नहीं, यहाँ देखिए गलत लिखा है, पैरेलल नहीं, प्रोपोर्शनल। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, मास इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एम ए आ जाता है, तो मास इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप जितना छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे स्क्रीन पर पूरा। द शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, इट इज़ कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। इसमें पूछ क्या आ रहा है कि जब हम लोग नहा वहा के निकलते हैं, अपने बदन को तौलिया से पोंछ लेते हैं, तो आप देखे होंगे तौलिया का पानी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक झटका देते हैं, झटका देते हैं तो पानी तुरंत बाहर निकल जाता है। तो इसका कारण ही पूछा कि ये क्यों होता है? जब हम किसी गीले तौलिए को झटका देते हैं तो उसका पानी निथर जाता है, बाहर झटक जाता है, या कपड़ा जो हम लोग डायरे पर डालते हैं उसको भी झटका देते हैं तो पानी निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया का होता है। कोई चीज़ अगर रुकी हुई तो रुकी हुई रहेगी, कोई चीज़ जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, कोई चीज़ अगर चल रही तो चलती ही रहेगी। पानी का जो वाटर होता है तौलिया के साथ अटैच होता है। ठीक है, हम लोग जब तौलिया को झटका देते हैं तो पानी जो होता है उसमें वो अपने रेस्ट मोशन में रहता है, और तौलिया तुरंत ही क्या होता है? मोशन में आ जाता है। तो रेस्ट में होने के कारण और तौलिया का मोशन में होने के कारण दोनों में एक मोशन का डिफरेंस आता है, जिसके कारण पानी अपने पोजीशन पर रहता है, तौलिया आगे बढ़ जाता है, तो पानी जो है उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, ए फोर्स इज सेड टू बी इम्पल्सिव इन नेचर इफ it is large compared to other force present in the reference frame, it is small in magnitude। तो इम्पल्सिव फोर्स या आवेग जो होता है वो किसी लार्ज फोर्स के को बोलते हैं जब वो कम समय के लिए किसी बॉडी को टच करे, कम समय में कोई लार्ज फोर्स जो इंटरेक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जा रहा होगा। एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज़ ज़ीरो। अगर कोई बॉडी है उस मोशन में है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग जीरो कर दें तब क्या कहा जाएगा। तो देखिए कोई बॉडी है उस पर एक्सटर्नल फोर्स यानी एफ की वैल्यू हम लोग जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज़ जीरो। तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, यानी फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा, सीधा सा बात है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक्सीलरेशन यानी त्वरण जीरो हो जाता है। ठीक है। ए मैन is at rest in the middle of a pond on perfectly smooth ice. He can get himself to the shore by making us use of Newtons. तो कौन सा लॉ होगा, मान लीजिए कोई आदमी है जो किसी पॉन्ड में एक स्मूथ आइस पर है, तो धीरे धीरे वो क्या किनारे पर, नदी के किनारे पर आ जाता है। तो इसके कारण कौन सा होता है, एक्शन रिएक्शन के कारण होता है। नदी की जो लहरें हैं उस पर एक फोर्स लगाएंगी और एक्शन रिएक्शन के कारण वो आदमी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। तो इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज नोन एज चेंज। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी भौतिक राशि जो चेंज इन मोमेंटम, किसी बॉडी के चेंजिंग मोमेंटम को दर्शाता है, वो क्या हो जाता है, इम्पल्स हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, इम्पल्स। तो इस वीडियो में हम लोग कुल 23 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके आगे भी हम लोग बढ़ा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। 24 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। इसमें पूछा है बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट। किसी कोई बॉडी है जिसका मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका मोमेंटम जो कांस्टेंट है तो मस्ट है कांस्टेंट क्या हो जाएगा। तो जो मोमेंटम होता है किसी चीज़ का वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमको लग रहा है कि हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। या एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ए मैन इज लिफ्ट, ये लगता है पिछला ही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा है। वेट मोर व्हेन द लिफ्ट, यानी कोई आदमी लिफ्ट में अपना वेट कब ज़्यादा, अपना भार कब ज़्यादा महसूस करता है, जब वो ऊपर की ओर जाता है। आप लोग लिफ्ट में गए होंगे तो वहाँ पर देखोगे जब लिफ्ट चलती है ऊपर की तरफ तब आपका वेट जो है भारी महसूस होता है। ठीक है, और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो आपको अपना भार काफ़ी हल्का फुल्का महसूस होता होगा। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसमें ग्रेविटी और एक्सीलरेशन ऐड हो जाता है। इस कारण से जो टोटल वेट होता है वो बढ़ा हुआ हमको महसूस होता है। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और सब जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के लॉ ऑफ मोशन के उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, होप कि आपको ये सब वीडियो पसंद आएगा। हमने प्रीवियस में भी लॉ ऑफ मोशन पर काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग का शिकायत है कि हमने प्रॉपर उसको डिस्कशन करने का कोशिश नहीं किया था, तो अब जब हम वीडियो बना रहे हैं उसमें सारी चीज़ों को प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रहा है तो उसके लिए हमको माफ़ कीजिए, क्योंकि देखिए हम बहुत एक्सपर्ट तो हैं नहीं टेक्निकली। ठीक, आप मेरा कोशिश यही है कि आप सभी लोग को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, जो कि पहले से भी मेरा कोशिश था। और आप सभी को हम थैंक्स बोलना चाहेंगे हमारे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, इसको रन कराने के लिए और इसके सब्सक्राइबर बनने के लिए। आप सभी को थैंक्स।